हेलो एवरीवन। तो गुरुवार का दिन, मंथली एक्सपायरी भी थी आज, और 27 जुलाई की शाम का आप सभी को नमस्कार। आज बाज़ार कैसा रहा? देखिए, कल अगर आपने हमारा वीडियो देखा हो तो ऑप्शन एफआईआई के ऑप्शन की जो सेलिंग का 12,000 करोड़ का डेटा था, उसको हमने जिस तरीके से स्टडी किया था और एक ये ओपिनियन बनाई थी कि सेलिंग होगी। एफआईआई के जो डेटा बनते नजर आ रहे हैं उस हिसाब से मार्केट में सेलिंग होनी चाहिए, वो बिल्कुल ठीक होती नजर आई। हालांकि सुबह मार्केट करीब 150 पॉइंट ऊपर खुला था, बावजूद उसके सेलिंग हुई और वन साइडेड सेलिंग होती रही, क्योंकि डेटा ने कुछ ऐसा ही हमें बताया था और डेटा से जो हमें समझ आया था वो वही समझ आया था जब वो आज हुआ। उससे पहले 30,000 करोड़ की एफआईआई की जो ऑप्शन में, इंडेक्स ऑप्शन में बाइंग थी, उसके बारे में भी हमने बताया था, एनालाइज करके डेटा दिखा करके आपको फैक्ट बेसिस से बात की थी हमने केवल। और ये कहा था कि मार्केट में बाइंग आएगी। तो बुधवार वाले दिन बाइंग आई और बृहस्पति वाले वार वाले दिन सेलिंग आई। हमारी एनालिसिस सही पड़ती नजर आई। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी इस एनालिसिस का फ़ायदा जरूर उठाया होगा। देखिए, डेटा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, डेटा सब कुछ बताता है। डेटा को आप अगर ठीक प्रकार से एनालाइज करना सीख जाओ, डेटा को पढ़ने की कला सीख जाओ ना, तो आपको किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। डेटा अपने आप में बहुत कुछ बताता है। डेटा आपको बिना टेक्निकल चार्ट देखे भी आपको सारे टेक्निकल्स बता देगा। बिना फंडामेंटल देखे भी काफ़ी हद तक फंडामेंटल बता देगा। बाकी की एक्सरसाइज तो बात की होती है। तो एफआईआई के डेटा में जिस तरीके से घुस के हमने डिटेल वर्किंग करके निकाला और वो चीज़ सही साबित होती नजर आई। हालांकि सुबह जैसे जिस हिसाब से मार्केट 150 पॉइंट ऊपर खुला था, सब तरफ हरियाली हरियाली थी, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था यार, कहीं ऐसा तो नहीं रीडिंग गलत हो जाए। लेकिन नहीं, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वो बात सही होती नजर आती गई, जो हमने डेटा से पढ़ा था। तो चलिए, आज का डेटा भी पढ़ेंगे, लेकिन आज का डेटा अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एफआईआई का डेटा अभी आया ही नहीं है। कैश का डेटा आया है, करीब 3,900 करोड़ के उन्होंने सेलिंग की है कैश में। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि एफ की ऑप्शंस में अगर कोई बड़ी बाइंग की है या सेलिंग की है तो उसको हम रीड करने की कोशिश करेंगे, और तब उसके बाद सब समझेंगे कि क्या हो सकता है। बिना डेटा पढ़े तो हवाबाजी करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। ये ऐसा लग रहा है और वैसा लग रहा है, लगता तो बहुत कुछ है, लेकिन लगने के हिसाब से मार्केट नहीं चलता। डेटा के हिसाब से फिर भी मार्केट चलता है। हालांकि डेटा के हिसाब से भी कभी कभी गलत होने की संभावना रहती है, क्योंकि हो सकता है कुछ आप मिसरीड कर गए हों या आपका इंटरप्रिटेशन डिफरेंट रहा हो और मार्केट कुछ और ही कर जाए, या फिर जो कुछ अननोन फैक्टर आ जाते हैं कई बार बाजार में, जो कि किसी की भी प्लानिंग के अगेंस्ट चल पड़ते हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल बायर्स हों, चाहे वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल बायर हो या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बायर्स हो। ऐसा कभी भी हो सकता है, तो श्योर शॉर्ट कुछ भी नहीं होता। लेकिन आपने अगर सही से डेटा पढ़ा है तो आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ जाता है। तो चलिए, ये तो बात रही कल। आज जो हुआ उसके बाद कैसी रही एक्सपायरी। अब मार्केट के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे हम कि मार्केट में आज क्या रहा और कैसे डेटा बने। एफ आई वो ऑप्शन के नहीं, बाकी मार्केट को ओवरऑल देखते। देखिए, मार्केट में ना निफ्टी बैंक निफ्टी के अलावा ऐसी कोई बड़ी खराबी थी नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि 96 स्टॉक गिर के बंद हुए और 89 स्टॉक चढ़ के बंद हुए। निफ्टी तो करीब 118 पॉइंट गिरा और बैंक निफ्टी गिरा करीब 500 पॉइंट। लेकिन अदर देन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, जो एफ एंड ओ के बाकी स्टॉक है, उस पर 0.4% का गेन था। तो मार्केट में कोई बहुत बड़ी खराबी तो थी नहीं। और लेकिन जिस तरीके से सेलिंग हो रही थी, ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी खराबी थी। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे, डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम कैसे थे। देखिए जी, 87 स्टॉक ऐसे थे जिसमें डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम एवरेज से कम था, और 102 स्टॉक ऐसे थे जिसमें डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम एवरेज से ज़्यादा था। तो ये क्या सिग्नल दे रहा है? ये सिग्नल ये दे रहा है कि भाई मार्केट में तो इतनी बड़ी कोई खराबी नहीं है अभी। जहाँ पे ओवर वैल्यूशन है, जहाँ पे रिजल्ट्स में प्रॉब्लम है, वहाँ तो पिटाई होगी। लेकिन इन जनरल मार्केट ठीक ठाक है। तो ये तो रही बात आज के मार्केट की। अब इसमें हम जल्दी से देख लेते हैं कि निफ्टी के जो टॉप 15 है उसमें कैसा काम हुआ आज।
क्योंकि टॉप 15 को देखना इसलिए ज़रूरी होता है कि ये ही रुख तय करते हैं कि मार्केट को कहाँ लेकर के जाना है। तो इसमें कुछ क्लू अगर मेरे को मिलेगा तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। अभी आपके सामने ही खुला है ये। देखिए, आज के जो इसमें गेनर थे निफ्टी के, टॉप 15 में ज़्यादातर लूज़र थे। हालांकि एक आध कोई गेनर भी था। अब देख लेते हैं कितना वॉल्यूम हुआ, इसके अंदर डिलीवरी कितनी उठाई गई। देखिए, भारतीय एयरटेल और एल ये इन्फोसिस, टीसीएस और एसबीआई, ये 5 गेनर थे टॉप 15 में, बाकी सब लूजर थे। तो हालांकि भारतीय में डिलीवरी बहुत कम उठाई गई और काफ़ी हाई प्राइस पे, ऑलरेडी 900 रुपये पे आ चुका है। तो अब 895 पे बंद हुआ है, तो अब इस पे नया एक्सपोजर लेने की तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। और ऐसे ही एल में भी, इन्फोसिस और टीसीएस में मुझे जो लग रहा है, देखो आज अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ सब बुरी डिलीवरी उठाई गई इन्फोसिस में। तो इन्फोसिस में कितनी भी बैड न्यूज़ हो, लेकिन इन्फोसिस इग्नोर करने लायक शेयर तो नहीं है, क्योंकि निफ्टी को चलाना है और वो चलाना है। तो इन्फोसिस और टीसीएस को आगे लाना ही पड़ेगा। अब आ जाओ आप एसबीआई ठीक ठाक चल रहा है। अभी इसके शायद रिजल्ट आने वाले होंगे 2-4 दिन में। कब है रिजल्ट, मेरे पास भी आता है, देख लेते हैं। रिजल्ट 4 अगस्त को आने वाले होंगे। तो रिजल्ट इसके ठीक ही हमेशा ठीक आते हैं। तो वो रिजल्ट से पहले थोड़ा रनअप कर रहा है, और करने दो उसको। बाकी की बात करें, एशियन पेंट की कमेंट्री ठीक नहीं थी, इसलिए चलो वो फ्लैटिश सा रहा। टाइटन ठीक चल रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिजल्ट खराब थे, फ्लैटिश नेगेटिव रहा, मतलब ½ % नीचे रहा। आईसीआईसीआई बैंक ने संभालने का काम किया, ये 0.6% गिर के बंद हुआ। हालांकि बैंकिंग में को सहारा देने के लिए काफ़ी ऊपर आ गया था। अल्ट्राटेक सीमेंट का तो मैंने बोला था, वैल्यूशन पूरा, इसका वैल्यू पूरी हो गई है। अब इसमें कोई ज़्यादा क्रीम लगती नहीं ऊपर जाने की। तो ये जब भी ऊपर जाएगा तो झेलेगा प्रेशर। 0.65% डिलीवरी केवल इसके अंदर उठाई गई या बेची गई, जैसे भी समझ लो, बेची गई। रिलायंस रिलायंस देखो, रिलायंस आज अच्छा खासा चलने की कोशिश कर रहा था इंडेक्स को संभालने के लिए। देखो, मैंने पहले भी कई बार पॉइंट आउट किया है, रिलायंस ही आगे आएगा और किसी में दम है ही नहीं। इन्फोसिस, टीसीएस और रिलायंस, थोड़ा बहुत एचडीएफसी बैंक बीच बीच में नीचे आएगा, फिर ऊपर आ जाएगा, तो ये सहारा देता रहेगा। कोटक बैंक को भी कभी यूज़ किया जा सकता है ऐसे ही। और आईटीसी में तो डीमर्जर की खबर के बाद, हालांकि इसमें मेरे को वॉल्यूशन का अब कंफर्ट नहीं आता है, तो इसमें शायद थोड़ी दिक्कत रहेगी। तो वैल्यूशन इसके काफ़ी ज़्यादा 200 से 400 चल चुका है, और मैंने वैल्यूशन निकालने की कोशिश भी की थी। मैंने एक वीडियो में बोल दिया था 800-900 तक चला जाएगा, लेकिन जब मैंने इसकी वैल्यूशन को निकाला तो वो कंफर्ट नहीं आ रहा है 800-900 रुपये जाने वाला। तो ये इसके लिए 500, 550 तक ज़्यादा यहाँ से बहुत ज़्यादा, हालांकि वो भी ज़्यादा ही लगता है। 500 रुपये से ऊपर जाना इसके लिए आसान नहीं होगा। बजाज फाइनेंस ऊपर आ सकता है, लेकिन देखिए एनबीएफसीज में भी वही कहानी जो चलती है कि भाई रूरल एरिया में डिमांड और ये फलाना धमाका, लेकिन वैल्यूशन थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट दे रहा है, और इस बार इनके मार्जिन्स पे भी प्रेशर आ रहा है। तो सब कुछ, आज तो इंटरनेशनल ब्रोकर्स की रिपोर्ट भी अच्छी थी, इसमें 9,000 9,500 का टारगेट दिया था, लेकिन फिर भी इसकी पिटाई हो गई। तो जहाँ ओवर वैल्यूशन है वहाँ पे मार्केट बख्श नहीं रहा है। अब एफआईआई ओवर वैल्यूशन में भी कई बार खरीद लेते हैं, तो खरीद लेंगे तो खरीद लेंगे। हालांकि 7,000 के करीब ही आ जाता है, तो फिर इसको देखा जा सकता है खरीदने के लिए। तो ये रही टॉप 15 की बात। कल मार्केट कैसे चलेगा अभी मैं कुछ नहीं मालूम है, वो डेटा जब तक नहीं सामने आएगा। एफआईआई चलाते हैं, इसलिए हम एफआईआई को ही देख रहे हैं और कुछ देख ही नहीं रहे। एफआईआई ने क्या किया, कैसे किया, कितना किया, कहाँ करने की संभावना बन रही है, उन्होंने क्या किया होगा, जब इस बात का पूरा सेंस हमारे दिमाग में फिट हो जाता है, तो हम एनालिसिस करके बता पाते हैं कि क्या है। अभी हमें कुछ मालूम नहीं है। तो अब इसके अलावा आज एक नई चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि सारे स्टॉक स्पेसिफिक कई बार लंबी बात करते हैं, तो उसमें आप शायद इंटरेस्ट भी नहीं आता होगा आप लोग को। अब हम देखते हैं कि आज कौन से सेक्टर में अच्छा काम हुआ। देखो, अब हमने इसमें क्या लगाया, एवरेज डिलीवरी और एवरेज ऑर्डर। ऑर्डर साइज मतलब कि बड़े ऑर्डर्स पे जिसका काम, बड़ा बायर आया बड़े बड़े ऑर्डर डालने के लिए, और प्राइस एक्शन भी अच्छा हुआ। तीनों को जोड़ लिया हमने, तीनों को जोड़ने के बाद में टॉपर कौन रहा, कौन सा सेक्टर टॉपर रहा। देखिए, टॉपर में रहा, अब ये सबसे ऊपर रहा फार्मा, और फिर रहे पीएसयू बैंक, और फिर रहे गोल्ड फाइनेंस वाली कंपनी, और चौथे रहे रियलिटी वाले से शेयर, पांचवे रहे लैब वाले शेयर। तो इनको अगर सबको अगर हम देखें सेक्टर वाइज, इन 2-3 सेक्टरों के डेटा को एक बार देखें कि कैसा काम हुआ आज,
तो एक बार जल्दी से एक दो सेक्टर को देख लेते हैं, एक फार्मा को देख लेते हैं और एक कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं, दो को देख लेते हैं। बाकी अब बाकी देख पाना तो देखो, वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। अब इसके अंदर हम फिल्टर कर लेते हैं फार्मा को। फार्मा चला कहाँ गया? हाँ जी। तो फार्मा, देखिए फार्मा के जो शेयर हैं अब यहाँ पे फिल्टर होकर के आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं और आ गए। शिंजीन 6.5% 6 टाइम्स 7 टाइम्स इसमें डिलीवरी उठाई गई, 5.9% ऊपर चढ़ के बंद हुआ। सिप्ला 9.5% चढ़ गया जी, एक दिन में इतना कहाँ चढ़ता है ये, और 3 गुनी डिलीवरी उठाई गई। अब यहाँ भी ओवर वैल्यूएशन है। ग्रेनुअल्स भी चढ़ गया, ग्रेनुअल्स 4.4% चढ़ गया। हालांकि हमने रिकमेंड किया हुआ था, रिकमेंड नहीं मतलब हमने एनालाइज किया हुआ था और बताया हुआ था कि भाई ये चलेगा, इसमें एक्यूमुलेशन हो रहा है तो चल पड़ा ये। औरो फार्मा आपने अगर लिया होगा तो प्रॉफिट इफेक्ट है। औरो फार्मा के बारे में भी कुछ ऐसी ही बात थी, 3 गुनी डिलीवरी उठाई गई। अब ये सब शेयर जो है काफ़ी चल चुके हैं, लेकिन और भी चल सकते हैं। लॉरस लैब की बात करेंगे, आ जाए इसके रिजल्ट। रिजल्ट आए बहुत गंदे, लेकिन शेयर नहीं टूटेगा। रिजल्ट आए बहुत गंदे, लेकिन शेयर नहीं टूटेगा, ऐसा मुझे लगता है। भाई 2.5 गुनी डिलीवरी इसमें उठा ली गई आज, और ये शेयर अपने 52 वीक हाई से 76% नीचे है और 52 वीक लो से सिर्फ 18% ऊपर है। तो रिजल्ट खराब होना इतना इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है जितना ओवरऑल सेक्टर का परफॉर्म करना है। तो सर्टेनली ये आपको 8, 10, 15% की रिटर्न यहाँ से देने की का मादा रखता है और ये देगा। मेरे को तो कल इसमें पोजीशन बनाने का मन है, आपको अपना एनालिसिस खुद करना पड़ेगा, लेकिन जरूर इसको देखना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल नहीं चला है। देखिए जो काम ये करते हैं ना, वही काम आपके डिवीज लैब भी करता है और एप्का लैब भी वही काम करता है। डिवीज लैब का लैब अच्छे खासे चल चुके हैं, इनके रिजल्ट भी डिवीज लैब के अभी आए नहीं हैं, हालांकि आने से पहले ही वो चल रहा है। तो ये शेयर भी छूटेगा नहीं, ये चलना चाहिए। तो ग्लेनमार्क फार्मा में देखिए, हालांकि इसमें शेयर तो बहुत तेज चल रहा है, लेकिन इसमें वॉल्यूम की कमी नजर आ रही है हमें। वॉल्यूम सिर्फ 80% वॉल्यूम हुआ। टोरेंट फार्मा में भी 80%। जहाँ पे वॉल्यूम का कंफर्ट नहीं है ना, वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो सकती है। हालांकि चल बहुत चुके हैं ये सब चल बहुत चुके हैं। और सिप्ला के शायद रिजल्ट थे, रिजल्ट उसके बहुत ही अच्छे रहे होंगे, देखे नहीं मैंने हालांकि। 26 जुलाई के रिजल्ट थे आज थे। सिप्ला और सिंजीन दोनों के रिजल्ट थे, दोनों ने ही पूरे मूड सेट कर दिया बाजार का। लेकिन ऐसे कूद के लेने की कोई अभी आफत नहीं है इसके अंदर। लॉरेंस लैब को जरूर इसमें देखा जा सकता है। तो फार्मा सेक्टर में कुछ ऐसा नजर आ रहा है। अब दूसरा सेक्टर देख लेते हैं। आज ये कंस्ट्रक्शन वाला भी सेक्टर काफ़ी तेजी में था। अब ये 4 स्टॉक एफ&ओ के हैं, हालांकि एस्ट्रल तो एक अलग तरीके का हो गया, लेकिन इनको गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को देखें, ओबराय रियल्टी को देखें और डीएलएफ को देखें, तो डीएलएफ रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, ओबराय के आने वाले हैं। तो ये देखो, ओबराय कल भी चला था, हमने बोला था कि यार चला तो है लेकिन बिना वॉल्यूम पे चला, आज भी बिना वॉल्यूम पे चल गया। हालांकि कल से ज़्यादा वॉल्यूम है, तो ये डाउट क्रिएट कर रहा है। तो उसको उस डाउट के नज़रिए से आपको देखना पड़ेगा कि बिना वॉल्यूम के क्यों चल रहा है भैया। तो इसको है गोदरेज प्रॉपर्टी, देखिए ये अपने 52 वीक हाई के आसपास पहुंच चुका है, 52 वीक हाई पे ही है रादर। और आज ये चला है 2.1% और डीएलएफ चला है 4.8%। तो इनमें नज़र रखी जा सकती है। इसमें अपॉर्चुनिटी कहाँ देखी जा सकती है? देखो अभी तो बढ़े हुए भाव पे तो इतना रिस्क लेना नहीं चाहिए क्योंकि काफ़ी बढ़े हुए हैं। तो हालांकि इसमें आपको उल्टा चल के कुछ पैसे बनाने की बात सोचनी है तो आपको उस हिसाब से एनालिसिस करना पड़ेगा। एक और सेक्टर हमने देखा था, पीएसयू बैंक।
पीएसयू बैंक में आप देखो, पीएसयू बैंक जो है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि एक तो उनका वैल्यूएशन कंफर्ट है उनमें, और अगर वो एनपीए नहीं करेंगे जैसे ट्रेडिशनली करते आए हैं तो फिर वैल्यूएशन की तो वहाँ कोई दिक्कत है ही नहीं। एसबीआई में जो डिलीवरी नॉर्मल से थोड़ी सी कम हुई है। एक आरईसी, आरईसी को भी मैंने पीएसयू कैटेगरी में रख लिया। ये देखो आरईसी और पीएफसी ये तो बिल्कुल घोड़े बने हुए हैं रफ्तार के, रोज ही बढ़ जाते हैं, रोज 5%, 6%, 8% बढ़ जाते हैं। तो 8% आज भी बढ़ा हुआ है और वॉल्यूम भी इसमें 4 गुना हो गया। तो इसमें भाई साहब थोड़ा सा स्टॉप लॉस के साथ संभल करके पोजीशन बनाई जाए तो पता नहीं कहाँ पहुँचा देगा। वैल्यूएशन कंफर्ट तो इसमें बहुत ज़्यादा है। कैनरा बैंक में भी देखिए दोगुना डिलीवरी, 1.8 टाइम्स डिलीवरी उठाई गई हैं, और ये भी 52 वीक हाई के आसपास ही काम कर रहा है। 349 का हाई बनाया, वही 52 वीक हाई भी है और वही काम कर रहा है। थोड़ा सा नीचे आ गया, हालांकि डेज लो क्लोज कहाँ पे हुआ है, ये क्लोज 344 पे हुआ है, तो ये भी भागने को तैयार है। पीएनबी, पीएनबी में रिजल्ट तो इसके ठीक नहीं थे, कल आए थे रिजल्ट इसके, लेकिन अब इसमें वैल्यू तो है ही, इतना बड़ा बैंक है, वैल्यू तो है ही। 1.2% गिरा, और जिस हिसाब से पीएसयू बैंकों में रफ्तार आई है, कभी भी ये घूम सकता है, तो नज़र रखी जा सकती है इसके ऊपर। बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट अभी नहीं आए हैं, लेकिन इसमें भी देखो पीएनबी में भी 1.5 गुनी डिलीवरी उठाई गई है और बैंक ऑफ बड़ौदा में 1.25 गुनी डिलीवरी उठाई गई है। तो इन सेक्टर पे भी नज़र रखी जा सकती है। तो ये जो 3 सेक्टर हमने आज देखे, एक तो रियल्टी वाला सेक्टर देखा, एक देखा फार्मा वाला जो कि आज का सुपर स्टार सेक्टर था सिप्ला के रिजल्ट के बाद। सिप्ला और किसके रिजल्ट आए थे, सिंजीन के रिजल्ट के बाद दोनों ने रफ्तार भर दी मार्केट के अंदर, और पूरा का पूरा सेक्टर चल पड़ा अच्छे तरीके से। और पीएसयू बैंक, ये 3 सेक्टरों के ऊपर नज़र रखी जा सकती है। तो आज हमने थोड़ा सा डिफरेंटली एनालाइज करने की कोशिश की है। हर रोज़ कोई ना कोई नई ट्रिक निकालते रहते हैं जिससे कि आपको फ़ायदा उसका होता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे जब एफआईए का डेटा आ जाएगा, और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा स्प्रेड करिए आप हमारी वीडियोस को, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस बढ़े। पर्पस देखो हमारा ये है कि जितनी ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी उतने ज़्यादा लोग अर्न कर पाएंगे, क्योंकि अभी हिंदुस्तान में बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पैसा बड़े पॉकेट्स में ही है, छोटे पॉकेट्स में पैसा है ही नहीं। इसके ऊपर डिटेल में मैं एक वीडियो डालूंगा शायद इसी वीकेंड पे। एक मैंने हिंदुस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर एक वीडियो डाली थी कि भाई कितने परसेंट लोग कितना कमा रहे हैं, और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बनने की तैयारी में है लेकिन लोगों की जेब में पैसा नहीं है। वो वीडियो आप ज़रूर देखना, और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको अपनी इकोनॉमी की लेमैन भाषा में समझ आएगी। और क्योंकि इकोनॉमी का पार्ट तो हम सभी हैं, कि हम जो 142 करोड़ की पॉपुलेशन है उसमें से मान लिया 10% तो सुपर रिच हैं, और बाकी बाकी 130 करोड़ क्या हैं, वो सुपर पुअर हैं। तो जो सुपर पुअर हैं, जब तक वो पैसा सुपर रिच से पैसा सब होकर के सुपर पुअर के पास नहीं आएगा तो प्रॉस्पेरिटी का क्या सवाल उठता है, प्रॉस्पेरिटी का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो हमें इस तरीके का विचार रखना है दिमाग में कि पैसा जो है, मनी का डिस्ट्रीब्यूशन सभी तबके के लोगों में हो पाए। अब काम मांगने जाओ तो काम तो कोई देगा नहीं, कहेंगे भाई जितने आदमी की जरूरत है उतने दे दी हमने और को हम दे नहीं सकते। तो इस तरीके से वो वीडियो हम संडे को डालेंगे, लेकिन आप फैलाते रहिए, स्प्रेड करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।